अब हेडिंग लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब समझो इसको। देखो, ये हो गई अर्थ, और यहाँ पर एक बॉडी है। इस बॉडी को हम सीधा यहाँ तक ले गए, h हाइट तक। तुमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अर्थ की तरफ ही काम करता है, अर्थ के सेंटर की तरफ काम करता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg। ठीक है, वेट को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब आप इसको यहाँ से यहाँ तक ले गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, सोचो जरा कितना हो जाएगा। W इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। F की जगह पर mg आ जाएगा, ये फोर्स है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तो h हो गया, कॉस थीटा कितना हुआ? 180, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180। कॉस 180 तुम्हारा हो गया -1, तो ये आ गया -mgh। ठीक है। अब अगर हम इस बॉडी को ऐसे 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 लाएं अर्थ पर, तो अब तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? नीचे की तरफ। पाथ जरूर बदल गया। पहले हम इस पाथ से ले गए थे बॉडी को, अब इस पाथ से लाए हैं, तो भी वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ही होगा, लेकिन अब प्लस में हो जाएगा। क्यों प्लस में हो जाएगा? क्योंकि mg डाउनवर्ड्स है और आपने डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स कर दी है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0। तो आप अर्थ से चले थे और घूम करके फिर से अर्थ पर आ गए, तो इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड पाथ। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड पाथ बोलते हैं। जहाँ से आप चलें और घूम फिर करके फिर से वहीं पर आ जाएं, तो वो पूरा पाथ क्या कहलाता है? क्लोज्ड पाथ कहलाता है। अगर हम टोटल वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन हो जाएगा -mgh और +mgh, ये हो जाएगा 0। तो ऐसा फोर्स जिसके द्वारा क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 हो जाता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लोज पाथ तो समझ गए ना? जहाँ से चले थे आप, घूम फिर करके फिर वहीं आ गए। चाहो तो तुम ऐसे भी वापस लौट सकते थे, ऐसे यूँ। तो इस पाथ में तुमने -mgh वर्क किया, इस पाथ में +mgh वर्क किया। किसी भी पाथ से आप आइए जाइए, दो पोजीशंस के बीच में वर्क डन सेम होगा। जैसे एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, यहाँ से आप गए, वर्क डन कितना है? -mgh। यहाँ से आप वापस आए, दूसरा पाथ है, वर्क डन कितना है? +mgh। केवल साइन का फर्क आ रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ पर गए, फिर लौट करके आ गए, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? 0। एक चीज़ और ध्यान देना है, एक चीज़ ये ध्यान देना है
कि जैसे मान लो आप यहाँ से यहाँ गए थे तो वर्क डन कितना हुआ था, -mgh। अगर तुम ऐसे जाते यहाँ तक तो भी वर्क डन -mgh होता। तो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और क्लोज पाथ में वर्क डन कितना हो गया, एक बार फिर समझें। यहाँ से बॉडी को आप यहाँ ले गए, पाथ ये था, कितना वर्क किया ग्रेविटेशनल फोर्स ने, -mgh। जब यहाँ से आप इस पाथ के द्वारा ले जाएंगे तो भी वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स -mgh ही होगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और क्लोज पाथ के लिए जैसे मैंने बताया, यहाँ से यहाँ ले गए, फिर यहाँ से यहाँ ले गए, तो क्लोज पाथ में वर्क डन कितना हो जाता है, 0। बस यही डेफिनेशन में हमको लिखना है। तो लिखेंगे डेफिनेशन, अ फोर्स is said to be conservative. A force is said to be conservative, comma, if the work done by the force in moving a body between any 2 points is independent of the path followed, FOLLOWED। तो डेफिनेशन में मैंने ये बात लिखवाई है, आप बॉडी को इस पाथ से ले जाइए या इस पाथ से ले जाइए, दोनों ही पाथ में वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, सेम होगा, -mgh। इस पाथ के द्वारा ले जाएंगे तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स -mgh होगा, और इस पाथ के द्वारा बॉडी को ले जाएंगे तब भी वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, -mgh। ठीक है, अब ये वाली डेफिनेशन और लिखवा दें, OR कर दो, दूसरी डेफिनेशन लिख देंगे, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, a force is said to be conservative comma if the work done by the force in moving a particle along a closed path is 0 एग्जाम्पल लिखो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल में लिख देना ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कॉमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसमें कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। देखो हमारे पास एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, इस बॉडी का सेंटर ये है, इस बॉडी का सेंटर ये है। इस बॉडी ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया इस बॉडी पर, और इस बॉडी ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया इस पर।
तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं हो सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं हो सकता। किस डायरेक्शन में हो सकता है? दोनों के सेंटर को आप मिलाइए, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के सीध में ही ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक, इसलिए हम इसको सेंट्रल फोर्स भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है जो फोर्स दोनों बॉडी के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के सीध में रहे, उसे हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। इसका मास जो है m1 है, इसका मास m2 है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहें तो इसका फार्मूला होता है ये, यानी जो ये फोर्स है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस के स्क्वायर के डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी? सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस r है, तो ये r स्क्वायर है। तो ये जो फोर्स होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें कुछ चीज़ें लिखनी है इसमें। तो लिखना इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, हेडिंग है ये, हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। नंबर 1, कंजर्वेटिव फोर्स फोर्सेस कर देना। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस, फुल स्टॉप। इट्स मीन्स दैट these forces act along the line joining the two interacting bodies क्या लिखवाया मैंने? these forces act along the line joining हाँ द टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। नंबर 2 लिखेंगे these forces vary, vary, vary inversely as the square of distance between two bodies full stop। therefore these forces are called inverse square law forces। inverse square law forces। अब हेडिंग लिखना है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस,
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो बच्चों, ज़रा समझो, हमारे पास एक ये रफ सरफेस है और इस पर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक को हमने इधर की तरफ पुल किया, इसमें फ्रिक्शन लगने लगा पीछे की तरफ, एफ के पुल किया और इसको हम खींचते हुए यहाँ तक ले आए, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना एस, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो गया, एफ एस कॉस थीटा होता है ना। एफ की जगह क्या हो जाएगा, एफ के, एस की जगह एस ही रहेगा, थीटा कितना हो गया 180, तो माइनस एफ के एस, ये हो गया वर्क डन बाई फ्रिक्शन। अब अगर मान लीजिए इस ब्लॉक को हम ऐसे लाते तो पाथ की लेंथ ज़्यादा हो जाती, तो ये जो है हम यहाँ से यहाँ लाए तो हमें इतना वर्क करना पड़ा। अगर हम ऐसे इस पाथ से लाते तो वर्क हमें कुछ अलग करना पड़ता, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। कंजर्वेटिव फोर्सेज जब पढ़ा रहा था तो वहाँ क्या बता रहा था मैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज में मैंने क्या बताया था, बॉडी को किसी भी पाथ से ले जाइए, वर्क डन क्या होता था, सेम। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, इस पाथ में वर्क डन अलग होगा और इस पाथ में वर्क डन अलग होगा। अब एक काम करते हैं, इस बॉडी को हम यहाँ ले गए थे, अब फिर से लौटा के लाइए यहीं पर। जब फिर से लौटा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा कि अब आप इधर की तरफ ला रहे हैं ना, जब इधर की तरफ पुल करेंगे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन फिर से निकालें, डब्ल्यू डैश। अब डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो गया है, अब डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है ना, तो एफ के इंटू एस कॉस 180, एफ के और एस अपोजिट हैं इसलिए 180, इसमें फिर से माइनस एफ के एस आएगा। अब दोनों का अगर टोटल कर दिया जाए तो क्या टोटल वर्क डन यहाँ जीरो हो पाएगा, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो जीरो नहीं हो पाएगा। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू टोटल माइनस एफ के एस माइनस एफ के एस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 एफ के एस। ये देखो वर्क डन जीरो नहीं हुआ, हम यहाँ से यहाँ ले गए, इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ ले आए तो क्लोज पाथ बन गया, तो क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं हुआ। जबकि वहाँ पर क्या था, कंजर्वेटिव में क्लोज पाथ में वर्क डन क्या हो गया था, जीरो। तो जस्ट अपोजिट हो रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या कर रहा था, पाथ पर डिपेंड नहीं करता था। नॉन कंजर्वेटिव क्या करता है, पाथ पर डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स जो था क्लोज पाथ में वर्क डन क्या था, और लेकिन यहाँ पर क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं है। बस यही चीज़ हमें डेफिनेशन में लिखनी है। चलो लिखो डेफिनेशन। If the work done by a force, if the work done by a force in moving a body, in moving a body over a closed path, over a closed path is non-zero, comma the force is said to be non-conservative force, to be a non-conservative force। ठीक है,
अब इसमें एग्जाम्पल लिख लो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना है तुम लोगों को तो लिखें हेडिंग कोलिजन, COLLISION, कोलिजन। देखो, कोलिजन का सीधा सा मतलब होता है दो बॉडी का टक्कर हो जाना। लेकिन अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ हमने भेजी, तो ये होता है कि एक दूसरे को ये रिपेल करती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बिना टकराए ही ये वापस हो जाती हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो जब हमने एक दूसरे की तरफ भेजा तो हमारे भेजने की वजह से आ तो गई पास में, लेकिन वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी और बिना टकराए ही वापस लौट जाती हैं। तो वो भी कोलिजन में ही आता है। तो बॉडी अगर हमारी डायरेक्ट हिट हो गई तो ये तो कोलिजन है ही, और अगर दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आ रही हैं और वो हिट ना हो लेकिन उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, वापस हो जाएं, डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो वो भी कोलिजन है। तो डायरेक्ट हिट होना क्या कहलाता है, कोलिजन। और अगर डायरेक्ट हिट ना हो फिर भी उनकी बॉडी की वेलोसिटी, डायरेक्शन, मोमेंटम चेंज हो जाए तो क्या होता है, वो भी कोलिजन है। तो इसमें डेफिनेशन लिखें, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, collision between two bodies is defined as mutual interaction, of the bodies for a short interval of time, as a result of which the energy and momentum of the interacting bodies change। ठीक है, तो वही इसमें लिखवाया मैंने। जैसे मैं बता रहा था, डायरेक्ट हिट हो जाएं तो उस दौरान क्या होगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक बात ध्यान देना, जब ये बॉडी कोलिजन करेंगी तो इसकी मान लो एनर्जी चेंज हो गई, इसकी एनर्जी चेंज हो गई, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, भाई इसकी इंडिविजुअल 10 थी, 12 हो जाएगी। इसकी 10 थी, तो जब इसकी 12 हो गई तो इसकी कितनी रही, अब 8। पहले क्या था, दोनों की 10 थी, टकरा गई दोनों, एक के पास 12 हो गई तो दूसरे के पास कितनी बची, 8 बची। तो टोटल तो वही रहेगा, लेकिन इंडिविजुअली इनकी काइनेटिक इनकी एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसी तरह से मोमेंटम भी चेंज हो जाता है, लेकिन दोनों का अगर मोमेंटम देखा जाए तो जितना पहले था कोलिजन के पहले, उतना ही कोलिजन के बाद रहता है। तो इंडिविजुअली चेंज हो जाता है, लेकिन टोटल क्या रहता है, सेम रहता है। अब हेडिंग लिखना है तुम्हें, टाइप्स ऑफ कोलिजन।
टाइप्स ऑफ कोलिजन। फर्स्ट नंबर हेडिंग से लिखेंगे इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन। हाँ, सुनो, मैं तुम्हें एक इस तरह से याद करा देता हूँ। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक कोलिजन में केवल मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जब दो बॉडी टकराती हैं और टकराने के बाद जुड़ जाती हैं तो उसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। उसमें भी केवल मोमेंटम ही कंजर्व रहता है। तो कौन सी क्वांटिटी है जो तीनों तरह के कोलिजन में कंजर्व है? मोमेंटम। मोमेंटम तीनों में कंजर्व है। कौन कौन तीनों में? इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, तीनों में मोमेंटम कंजर्व है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक जगह कंजर्व है, किसमें? इलास्टिक में। वही चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ। तो क्या हेडिंग लिखी तुमने? इलास्टिक कोलिजन। दोज कोलिजन्स in which both momentum and kinetic energy of the system are conserved comma are called elastic collisions, are called elastic collisions। नीचे से हेडिंग लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन्स। नंबर फर्स्ट में लिखेंगे द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सेकेंड नंबर, द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। थर्ड नंबर लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। फोर्थ नंबर, अच्छा ये बताओ, जब टक्कर होती है दो चीज़ों की तो कुछ साउंड भी पैदा होती है ना, और कभी कभी टकराने से चिंगारी भी पैदा होती है, यानी लाइट भी पैदा होती है। लेकिन इलास्टिक कोलिजन में ये सब नहीं होता। मैकेनिकल एनर्जी का कोई भी पार्ट लाइट में, साउंड में, हीट में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन अब तुम लोग कहोगे टक्कर होगी तो आवाज़ तो होगी ही होगी, ये बात सही है। लेकिन जैसे दो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, वो बिना टकराए ही लौट जाएंगे, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उसमें तो आवाज़ नहीं होनी है ना। तो यहाँ कुल मिला के ये ध्यान देना है कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें मैकेनिकल एनर्जी का कोई भी पार्ट हीट, लाइट, साउंड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या लिखा तुम लोगों ने अगले पार्ट में? अगला नंबर मैंने बोला फोर्थ नंबर होगा। अब फोर्थ लिखें, द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड। द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड
into any other form, into any other form, ब्रैकेट में लिख देना साउंड हीट लाइट, साउंड हीट लाइट ब्रैकेट बंद, ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी, फुल स्टॉप कर दें। अब फिफ्थ नंबर लिखें करेक्टरिस्टिक इसका, फिफ्थ नंबर, फोर्सेस इन्वॉल्व्ड, फोर्सेस इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब होता है फोर्स लगाना एक दूसरे पर, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन आर ऑफ कंजर्वेटिव नेचर। तो मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ कोलिजन्स बता रहा था, तो फर्स्ट टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट नंबर में क्या हेडिंग पड़ी थी? सेकंड नंबर हेडिंग लिखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, INELASTIC, इन इलास्टिक कोलिजन। लिखें दोज कोलिजन्स इन विच, दोज कोलिजन्स इन विच, बताओ इसमें क्या कंजर्व रहेगा, क्या कंजर्व नहीं रहेगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। हाँ, इन विच द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, but the kinetic energy is not conserved, but the kinetic energy is not conserved, कॉमा लगाओ, are called inelastic collisions, are called inelastic collisions। देखो डेली लाइफ में ज़्यादातर हमारे इलास्टिक कोलिजन होते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन? अपने आइडिया से बताओ। इलास्टिक नहीं होते, इन इलास्टिक होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो टक्कर होती है डेली लाइफ में ज़्यादातर में साउंड आती है, टकराने की आवाज़ आती है ना। इलास्टिक में क्या होता है? साउंड नहीं आती। तो डेली लाइफ में जो भी टक्कर होते हैं, जो भी कोलिजन्स होते हैं, वो ज़्यादातर इन इलास्टिक टाइप के होते हैं। हेडिंग लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। फर्स्ट नंबर लिखें द मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सेकेंड नंबर द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। थर्ड नंबर द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। अगला नंबर अ पार्ट, आ फिर इसके बाद पार्ट, मतलब एक पार्ट, और होल ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, और होल ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी may be converted, may be converted
into other forms, ब्रैकेट में लिख देना हीट कॉमा लाइट कॉमा साउंड, ब्रैकेट बंद, ऑफ एनर्जी। फिफ्थ नंबर सम, SOME, सम, और all of the forces, involved are non-conservative in nature, अब हम थर्ड टाइप लिखेंगे। थर्ड नंबर हेडिंग है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें लिखेंगे दोज कोलिजन्स इन विच the colliding bodies, those collisions in which the colliding bodies stick together, STICK, चिपक जाती है ना बॉडी, stick together after the collision and then move with a common velocity, comma, are called perfectly inelastic collision, कोलिजन के जब न्यूमेरिकल आएंगे तो तुम्हें क्या ध्यान देना है कि इलास्टिक कोलिजन अगर है तो उसमें दो रूल लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो ये दो रूल तुम्हें लगाने हैं। कौन से कोलिजन में? इलास्टिक कोलिजन में। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला भी लगा करता है जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है ज़रा उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी ये है जो u1 वेलोसिटी से चल रही है और एक बॉडी ये है जो u2 वेलोसिटी से चल रही है। u1 ग्रेटर देन है u2, इसका मतलब है ये धीरे धीरे चल रही है और ये तेज़ी से चल रही है। तो जब तेज़ी से चलते चलते आएगी तो क्या हो जाएगा? टक्कर हो जाएगा, मतलब कोलिजन हो जाएगा। और आफ्टर कोलिजन ये हुआ, पहले तो कोलिजन हुआ, कोलिजन में क्या होता है, दोनों बॉडी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी। और आफ्टर कोलिजन ये हुआ कि फर्स्ट बॉडी अब v1 वेलोसिटी से चलने लगी और सेकंड बॉडी v2 वेलोसिटी से चलने लगी। सेकंड बॉडी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है और ये कम तेज़ी से चल रही है, तभी तो सेपरेट हो पाएंगी।
तो यहां पर हो गया V2 ग्रेटर देन V1। यहां पर U1 माइनस U2 को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। U1 माइनस U2 को क्या कहते हैं? और V2 माइनस V1 को क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जब सेपरेट हुए, ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए, तभी सेपरेट हो पाएंगे। तो V2 माइनस V1 को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हेडिंग लिखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारा लिखना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसमें लिखें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। डेफिनेशन नहीं है, केवल ऐसे लिखना है, डेटा है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल का साइन बनाओगे U1 माइनस U2। फिर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू कितना? V2 माइनस V1। V2 माइनस V1। फिर नीचे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये लिखो स्मॉल e इक्वल टू, ऊपर लिख देना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फिर नीचे लिख देना E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ठीक है, अब ये इलास्टिक कोलिजन के लिए स्मॉल e की वैल्यू 1 होती है। नीचे लिख देना फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन स्मॉल e इक्वल टू 1। फिर नीचे लिख देना फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन E स्मॉलर देन 1। E स्मॉलर देन 1। फिर नीचे लिख देना फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन स्मॉल e इक्वल टू 0। स्मॉल e इक्वल टू 0। तो अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो कौन से कॉन्सेप्ट लगना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा और ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फार्मूला लगेगा। ओके, ठीक है।